पेज नंबर बता दें। हाँ जी, ये है आपका पेज नंबर 15। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो फोर्थ इक्वेशन है ये होती है एस एन एथ, कैपिटल एस लिखेंगे और यहाँ इसके नीचे लिखेंगे एन एथ, एस एन एथ इज इक्वल टू, ये होती है इज इक्वल टू u प्लस a अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1, u प्लस a अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1, ये होती है एस एन एथ। एस एन एथ का मतलब क्या है, n की वैल्यू अगर 4 है तो ये क्या हो जाएगा एस फोर्थ, यानी कि चौथे सेकंड में, फोर्थ सेकंड में जो भी ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट करा, उसने कितना मतलब डिस्टेंस ट्रेवल करा स्ट्रेट लाइन में। तो n की जगह 5 रख दिया तो एस फिफ्थ का मतलब क्या है कि पाँचवें सेकंड में उसने कितना ट्रैवल करा। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर एस एन एथ इज इक्वल टू ए अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1, ये है। तो अब आप ये देखिएगा कि इसको किस तरीके से प्रूव करा जाएगा। इसको प्रूव करने का तरीका ये है कि हम ये जानते हैं कि एज वी नो दैट distance traveled in t seconds is given as distance traveled in t seconds is given as st is equal to ut plus half at square। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, ये हमने देखा ही था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकंड्स, के टी सेकंड्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो ऐसे बोला जाता है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड्स इज गिवन एज, यहाँ लिखेंगे s और सब्सक्रिप्ट में लिखेंगे m, एस एन इज इक्वल टू un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से सिमिलरली डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकेंड्स, ये था n सेकेंड्स, कि n सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा किसी बॉडी ने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकेंड्स इज s n माइनस 1 इज इक्वल टू u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ इंटू a इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए ऐसा होता है कि अगर कोई हमसे ये पूछे कि आपने 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पूछ रहा है कि सिर्फ ये बताना है कि 5वें सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है। मतलब वो चौथे के बाद में, जैसे ही हमने 4 सेकंड्स कंप्लीट कर लिए तो चौथे के बाद में 5वां सेकंड चालू हो गया, तो हमने पूरा वो जो 5वां सेकंड वाला जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें सिर्फ उसमें कितना करा, यानी कि 1 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो हमारे पास। ठीक है, तो 4 सेकंड हम पूरा ट्रैवल कर चुके हैं, उसके बाद 4 से 5 तक आने में 5वें सेकंड में कितना हमने करा, तो वही चीज़ है कि n-1 सेकंड्स में हमने इतना करा। तो जैसे हमने 4 सेकंड में मान लो 10 मीटर ट्रैवल करा और टोटल 5 सेकंड में हमने जो है वो 13 मीटर ट्रैवल कर लिया, तो 5वें सेकंड में हमने कितना ट्रैवल करा, 3 मीटर। हमने टोटल 4 सेकंड्स में ट्रैवल करा था 10 मीटर और टोटल 5 सेकंड्स में हमने ट्रैवल करा था 13 मीटर। तो 5वें सेकंड में, यानी कि आखिरी जो सेकंड था 5वां सेकंड, उसमें आपने कितना ट्रैवल करा, 3 मीटर ट्रैवल करा। समझ गए भाई? जैसे टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 1 मिनट में कितना आप ट्रैवल कर सकते हो, तो 1 मिनट वो पूरा एक लंबा टाइम ड्यूरेशन है ना, कि पूरे उस 1 मिनट में आप कितना ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसे 1 सेकंड भी तो एक टाइम ड्यूरेशन है। तो वही चीज़ पूछ रहे हो कि जिस तरह से हमने 5वें सेकंड 5 सेकंड्स में जितना ट्रैवल करा माइनस 4 सेकंड्स में जितना ट्रैवल करा, तो हमारे पास 5वें सेकंड का टाइम आ जाएगा। इसी तरह से
हमने n सेकंड्स में कितना ट्रैवल करा और n-1 सेकंड्स में कितना ट्रैवल करा, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो nth सेकंड में कितना ट्रैवल करा वो आ जाएगा। ठीक है, तो SNth इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, ये चीज़ सभी को समझ में आ रही है भाई? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। Snth इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 होगा, ये समझ गए ना? चलो आगे चलिए, अब Sn देखिए, Sn कितना है, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1 कितना है, u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ a इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको एक्सपेंड करिए, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, और इसको ब्रैकेट में मैं एक काम कर सकता हूँ कि चलिए कर दीजिए इसको एक्सपेंड, u इंटू n इज un, u इंटू माइनस 1 इज माइनस u प्लस हाफ a और n माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करिए तो n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू n इंटू 1। ठीक है, तो n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 होगी, ये वो चीज़ है। तो ये क्या हो गया, un प्लस हाफ an स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस un माइनस माइनस प्लस का u। ठीक है, हाफ an स्क्वायर प्लस है और इधर ये माइनस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ an स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर 1 है, तो ये हाफ a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाफ a रह जाएगा विद माइनस साइन, माइनस हाफ a, फिर हाफ a जब इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस 2n में जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा माइनस an, तो माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस an स्क्वायर बन जाएगा। बता दो, इतना क्लियर? सही है, शॉर्टकट तो नहीं ले गया ज़्यादा, एक्सपेंड करा है बस। ये माइनस u है, ये माइनस माइनस प्लस का u, फिर हाफ an स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, बाहर माइनस है तो माइनस हाफ an स्क्वायर, फिर हाफ a इंटू 1 यानी कि हाफ a, बाहर माइनस है तो माइनस हाफ a, फिर हाफ a इंटू माइनस 2n, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो a इंटू माइनस है माइनस an बचा। ठीक है, और बाहर माइनस है, हाँ प्लस an है, बस an है। ठीक है ना भाई, देखिए 2 से 2 कट गया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से 2 कट गया। ठीक है, और a इंटू माइनस n कितना हो जाएगा, माइनस a, और बाहर माइनस का साइन है, पूरा ब्रैकेट खोल दिया ना, तो प्लस का a। सही है, सही है, चले आगे। अब देखिए ये प्लस का un है और माइनस का un, ये कट गया, हाफ an स्क्वायर माइनस हाफ an स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा हमारे पास इधर u और माइनस हाफ a और प्लस a। मुझे डिराइव क्या करना था, मुझे डिराइव करना था u प्लस a अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1, तो a अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1, तो कैसे होगा, पहले एलसीएम ले लीजिए, u और एलसीएम जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वाले को पहले लिख लो, प्लस an माइनस a अपॉन 2, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया 2an माइनस a अपॉन 2। अब यहाँ से न्यूमरेटर से a आ रहा है कॉमन, तो u प्लस a, तो ब्रैकेट में क्या बचा 2n माइनस 1 और अपॉन 2 हो गया ये 2, u प्लस a अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1, तो एस एन की वैल्यू ये आती है। क्लियर है, सही है, चले आगे। चलिए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, समझ गए यहाँ तक? बोल नहीं रहे हो, सारे शांत बैठे हुए, भाई बता दो हाँ या ना, कुछ भी बता दो, दोबारा बताना हो दोबारा बता दो। यस सर, आ गया। बाकी बताइए भाई, आदित्य, सोमेन, विभोर। सर आ
ठीक है जी। उसके बाद देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड से भी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कर सकते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो पहली इक्वेशन वही v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो दैट एक्सेलरेशन इज डिफाइंड बाय we know that acceleration is defined by a is equal to dv by dt। acceleration is defined by a is equal to dv by dt। उसके बाद आपको क्या करना है, हम ये कहेंगे when time, अब देखिएगा when time, या बल्कि एक काम करेंगे, पहले ना इसको dt को इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास dv is equal to a dt। dt को इधर ले आए, ये क्या हो जाएगा dv इज इक्वल टू ए डी टी। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे, हमेशा ये देखते हैं कि जब भी dv इधर आ गया और dt इधर आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल क्या है v, क्योंकि d के साथ क्या लिखा हुआ है v, तो वेरिएबल है v। यहाँ पर वेरिएबल क्या है t, यानी कि d के साथ टाइम लिखा हुआ है, तो वेरिएबल t है, टाइम है। तो अब मेरे को ना लिमिट्स लेनी होंगी। जब भी कभी हमारे पास हम इसको डिफरेंशियल को ऐसे स्प्लिट करते हैं कि dv बाई dt है, तो हम जानते हैं ना एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है, ये हमें मालूम है। तो अब मैं v निकालना चाहता हूँ, मैं ये dv और dt खत्म करना चाहता हूँ। तो जब भी कभी हमें डिफरेंशियल खत्म करना होता है और प्रॉपर वैल्यू निकालनी होती है, तो हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए हम इनको दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग कर देते हैं। तो dv को एक जगह छोड़ दिया, dt को इधर ले गए। तो अब मेरे पास वेरिएबल कौन से बचे, दो बचे वेरिएबल, एक तो dt है यानी कि टाइम है तो वेरिएबल, और एक वेलोसिटी है v। तो हम ये लिखेंगे व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन v इज इक्वल टू u। v क्या है, v एक जनरल टर्म यूज करी जाती है वेलोसिटी के लिए। तो v जो है वो किसके इक्वल है, u के इक्वल। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियली हम यही तो बोलते हैं जब टाइम हमारा 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल। तो v की जगह हम क्या लेंगे, u लेंगे, है ना। इसी तरीके से हम ये कहेंगे व्हेन t इज इक्वल टू t देन v इज इक्वल टू v। जब टाइम t के बराबर होगा तो हमारी वेलोसिटी भी फाइनल वेलोसिटी कह रहे हैं, है ना। तो अब इसी चीज को यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद इन दीज लिमिट्स। तो इक्वेशन 1 को इन लिमिट्स में इंटीग्रेट कर देना है। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। अब जो ये dv है, dv की लोअर लिमिट क्या है, यानी कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो लोअर लिमिट क्या है u और अपर लिमिट क्या है v। यहाँ लिखेंगे u, यहाँ लिखेंगे v, ठीक है। इसी तरीके से जो टाइम है, टाइम की लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे t। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो केवल t है, क्योंकि d के साथ क्या लिखा हुआ है, t लिखा हुआ है। तो t के अलावा कोई भी टर्म है वो हमारे लिए कांस्टेंट है। तो ये जो है वो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। जैसे डिफरेंशिएशन में होता है ना, ये कांस्टेंट जो है कांस्टेंट को अलग ले लेते हैं और बाकी जो वेरिएबल वाले टर्म है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। सेम काम यहाँ पर जब dx को इंटीग्रेट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, x आ जाता है। ऐसे dv को इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, v।
v आ गया, लोअर लिमिट इज u, अपर लिमिट इज v। इसी तरह से ये a है ना, a इंटीग्रेशन 0 से t और dt, ठीक। अच्छा, इसको अभी दोबारा से ऐसे ही लिखो जैसे लिखा हुआ है, v स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, ठीक है। फिर a इज फॉर एक्सेलरेशन, dt का मतलब क्या है, वो जब आप देखिए जब dv को इंटीग्रेट करा तो v आ गया, जब dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे t, ठीक है। लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज t। अब क्या होता है कि इंटीग्रेट करने के बाद में, इंटीग्रेशन का भी मैं आपको बताता हूँ, कॉमनली यूज्ड फार्मूला दो है, कॉमनली यूज्ड फार्मूले। एक होता है इंटीग्रेशन का फार्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, है ना, x की पावर n dx, ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो ये कॉमनली यूज्ड यही फार्मूला है। अब आप ये देखिएगा कि जैसे dv लिखा हुआ था, है ना, तो dv लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो dv है, यहाँ पर dx था, यहाँ पर dx था, तो उसके साथ x वाला टर्म था ना, यहाँ dv के साथ कोई v वाला टर्म नहीं है, तो हम जबरदस्ती लिखेंगे v की पावर 0, लिखा जा सकता है v की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो v की पावर 0, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाएगा v की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। तो बेटा क्या आ गया, ये v की पावर 0 प्लस 1 मतलब v की पावर 1, तो v आ गया और डिनोमिनेटर में आ गया 1। तो इसका मतलब ये है कि अगर dv है तो उसको सीधा हमने v लिखा, फॉर्मूला यही है। बस आपको जैसे बताया कि डिफरेंशिएशन में एक ही फार्मूला जो हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, x की पावर n वाला, तो उसका डिफरेंशियल क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। ऐसे ही हमने कल देखा था कि कहीं पर t की पावर 3 है तो 3t की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 3t स्क्वायर, कहीं पर t स्क्वायर है तो हम क्या कर रहे थे, उसको 2t कर रहे थे। वही काम यहाँ पर भी कि x की पावर n dx वाला ये इंटीग्रेशन का वाइडली यूज फार्मूला यही है, तो उसी से हमारे पास ये भी आ। इसी तरह से जब dt को करा तो dt का आ जाएगा इंटीग्रेशन t। अब क्या करेंगे कि पहले v की जगह अपर लिमिट डाल देंगे, यानी कि v की जगह v ही डालेंगे माइनस, फिर v की जगह लोअर लिमिट डालेंगे। पहले v की जगह अपर लिमिट यानी कि v डाल दिया, फिर बीच में माइनस का साइन लगाया, फिर v की जगह लोअर लिमिट u डाल दिया, तो v माइनस u इज इक्वल टू a। पहले t की जगह अपर लिमिट डाला t माइनस, फिर t की जगह लोअर लिमिट डाल दिया 0, तो v माइनस u इज इक्वल टू 80। अब माइनस u को इस तरफ ले जाओ तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। इस तरह से हमारी ये इक्वेशन नंबर 1 डिराइव हो गई बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड, ठीक है। तो इंटीग्रेशन यूज करके हो गया, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। चलिए जी, तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन था बाय कैलकुलस मेथड। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन देखेंगे तो आदित्य पूछ रहे हो कुछ, क्या कह रहे हो, दोबारा बोलना, आवाज़ थोड़ी कटकर आ रही है। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलना बेटा। सेकंड इक्वेशन में लिखेंगे वेलोसिटी इज डिफाइंड है, जैसे यहाँ पर था कि एक्सेलरेशन। अब बोलो, मैसेज कर दो बेटा, आवाज़ कट रही है तुम्हारी। अगर कुछ पूछ रहे हो तो मैसेज कर दो। मैं कह रहा हूँ ना, आवाज़ कट के आ रही है, मैसेज कर दो। अगला लिखेंगे वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, velocity is defined as, अब जैसे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखी थी ऐसे ही वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे, या तो dx by dt लिख लो, है ना, तो पोजीशन को x भी बोला जा सकता है, s भी बोला जा सकता है, या फिर ds by dt लिख लो, ठीक है। हाँ, x लिखना है, x लिख लीजिए, x लिख लीजिए, बाद में उसको s कह देना, कोई बात नहीं। तो v इज इक्वल टू dx by dt ऐसे लिख लो। अब क्या करिए, इसको dt को इधर दे दो, तो ये हमारे पास क्या हो गया, dx इज इक्वल टू v dt, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे वो देखिएगा,
तो dx को ऐसे ही रहने देंगे और v की जगह लिख देंगे u प्लस ए टी इंटू डी टी। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब मेरे पास dx जो है इसके लिए मैं लिखूंगा when टाइम t इज इक्वल टू 0। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमेशा यही लेकर चलते हैं कि हमारी जो बॉडी है इनिशियली वो रेस्ट में थी। तो अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट में है तो when t इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0। अगर टाइम 0 है तो उस टाइम उसने बॉडी ने चलना ही चालू नहीं करा तो x भी हमारा 0 के ही इक्वल हो गया। इसी तरह से when t इज इक्वल टू t, तो आफ्टर टाइम t उस टाइम क्या होगा, x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, s के इक्वल, कि भाई आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तब x जो है वो s के इक्वल हो जाएगा। तो इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला था, इसको 2 बोल दीजिए। तो हम ये कहेंगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 विद इन दीज लिमिट्स इंटीग्रेटिंग इक्वेशन टू विद इन दीज लिमिट्स। तो हम जब इसको dx को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, हाँ जी, x की लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट s, यहाँ इसको लिखेंगे 0 से s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u प्लस ए टी डी टी, u प्लस ए टी और डी टी। तो यहाँ पर वेरिएबल t है तो t की लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t, तो यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे t। उसके बाद उस तरफ पहुंचता हूँ मैं। हाँ जी, तो मैंने देखा कि dx जब है, dx को जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाता है, x आ जाता है ना। तो सीधा x लिखेंगे, x लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज s इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करिए, u dt अलग अलग करेंगे, कांस्टेंट बाहर भी चला जाए आएगा बस इंटीग्रेशन 0 से t at dt है ना। पहले u इंटू डी टी हो गया, फिर ए टी इंटू डी टी हो गया, और दोनों का इंटीग्रल अलग अलग हो गया, तो इंटीग्रेशन भी अलग अलग स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, बीच में दोनों के प्लस का साइन है ही, तो ये अलग अलग स्प्लिट हो गया। अब जो कांस्टेंट है u, ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से t डी टी प्लस इसमें आके देखिए, इसमें कांस्टेंट क्या है, इसमें कांस्टेंट a है, क्योंकि t कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि dt लिखा हुआ है तो t तो वेरिएबल वाला है, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन 0 से t और फिर t dt, तो t dt को क्या लिखूंगा, t की पावर 1 इंटू dt। अब देखिएगा, जैसे ये x है, जब इंटीग्रेट करा है तो पहले अपर लिमिट लिखेंगे, x की जगह पहले s आ गया माइनस, फिर इसकी जगह 0 आ गया, s माइनस 0 इज इक्वल टू u। अब dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, t स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। इस वाले में, इस वाले में हमने u जो है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लिया है ना, तो dt बचा, और dt का इंटीग्रल क्या होता है, t होता है, ये कर, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा, कांस्टेंट कौन है और कौन नहीं वो कैसे पता चलता है, d के साथ क्या लिखा हुआ है, t है ना, तो t वाला जो भी टर्म आएगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, t के अलावा जो कुछ आएगा वो सब कांस्टेंट, तो t के अलावा ही तो है u, तो u को बाहर ले लिया। यहाँ पर था at dt है ना, तो t को तो नहीं लेंगे क्योंकि ये तो वेरिएबल है, dt लिखा हुआ है तो a कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर a को बाहर लिया। और जब t dt लिखा हुआ है तो t को क्या लिखेंगे, t की पावर 1 dt, भाई t है तो t को तो t की पावर 1 लिख सकते हैं, है ना। तो अब आप ये देखिए, ये a हो गया, अब t की पावर 1 का क्या हो जाएगा, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t। हाँ जी, s माइनस 0 इज s u। अब एक बार t की जगह अपर लिमिट डालिए t, माइनस एक बार लोअर लिमिट डालो, तो u इंटू टी माइनस 0 प्लस a
टी की पावर 1+1 क्या हो गया टी स्क्वायर और 1+1/2। हाँ जी, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट टी। अब u t माइनस 0 इज टी, तो u t प्लस ये, अब एक बार t की जगह t डाल दीजिए तो ये क्या हो गया टी स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस, अब t की जगह 0 डाल दीजिए तो 0 स्क्वायर बाई 2, 0 का स्क्वायर बाई 2 0 ही आ जाएगा। तो ये क्या हो गया s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। देख लीजिए ना, a t स्क्वायर बाई 2 तो a t स्क्वायर बाई 2 देखो, या हाफ a t स्क्वायर देखो, एक ही तो बात है। तो इस तरह से हमारी जो सेकंड इक्वेशन है ये भी हुई। उसके बाद थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन में हम फिर से, हमने पहली इक्वेशन कैसे शुरू करी, हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखी a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। हमने दूसरी इक्वेशन कैसे शुरू करी, हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखी v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। रखने हैं सारे एक एक स्टेप, ठीक है। तो जो कि डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ मोशन का पूछा जाता है तुम्हारे बना पड़ेगा क्यों बना सकते मेरा सिर्फ डी थोड़ी ना आ रहा है क्या? तो ये जब आ रहा है तो लॉस ऑफ मोशन ओवर करने के बाद तो पूरे आ रहे हैं कैसे अच्छा, इसमें फिर वो कंप्लीट हो गई अब सेकंड बुक चल रही है नहीं हाफ ईयरली तक फर्स्ट पूरी हो जाएगी, उसके बाद हाफ ईयरली का तो अगस्त में या सितंबर में, ज़्यादा जल्दी नहीं वो फिजिक्स वीक का हो गया हाँ। सर एक हफ्ते में ना, एक ऐसा हफ्ता है इसमें फिजिक्स के 55 पीरियड्स एक हफ्ते में ऐसा मतलब क्रैश कोर्स चल रहा है। अभी मैं बस टीचर बाहर से आता है क्या? स्कूल से तो फिर ऐसी क्या होता है कि एक बार फिजिक्स का तो फिजिक्स के 55 पीरियड चल गए। सर वीक टाइप को होता है कि वीक में पर्टिकुलर स्टूडेंट को पढ़ा जाएगा। ये चल रहा है क्या तुम्हारे? मतलब कुछ 4-5 महीनों में ही होता है क्योंकि पिछले साल कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था ना 11 का, तो इसलिए ऐसा करते हैं। मतलब एक हफ्ते तक सिर्फ रोटी खानी है, अगले एक हफ्ते तक सिर्फ दाल और खानी भी है। पीरियड है लेकिन सिर्फ एक या दो पीरियड ही कंप्लीट करते हैं, एक या दो पीरियड कंप्लीट के बाकी सारे दिमाग से जाता है। चलो जी, एक छोटी सी चीज़ समझ में नहीं आती है, चलो छोड़ो, डेविएट हो जाएगी टॉपिक से। लिखिएगा कि वी नो दैट एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब हमें क्या करना है, इस वाले में क्या ध्यान रखना होगा, इस वाले में हम लिखेंगे डी वी बाई डी टी जो है इसको थोड़ा सा ना अलग कर लेंगे। कैसे करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे a इज इक्वल टू डी वी बाई डी एस या डी वी बाई डी एक्स लिख लो, चलो डी वी बाई डी एक्स और इधर लिख लो डी एक्स बाई डी टी। बताओ लिखा जा सकता है? इससे क्या होगा भाई, डी एक्स से डी एक्स कट गया तो अल्टीमेटली आया तो डी वी बाई डी टी ना, आया तो डी वी बाई डी टी, डी एक्स से डी एक्स कट गया। तो मैंने क्या करा कि डी वी है तो इसको डी एक्स से डिवाइड कर दिया और इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो वो टर्म आपका वैसा का वैसे ही बचेगा। इससे हम करना क्या चाहते हैं वो देखिएगा, ये जो डी एक्स बाई डी टी है, इस डी एक्स बाई डी टी को मैं क्या लिख दूंगा, वी लिख दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ कर रहा हूँ आगे मैं, और a इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी कितना हो गया, v हो गया। अब क्या करिए, इस डी एक्स को इधर ले आओ, या ऐसे लिख लो v डी वी इज इक्वल टू a डी एक्स, v डी वी इज इक्वल टू a डी एक्स, ये हो गया, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अब वैल्यू डालेंगे यहाँ पर ना इस तरह से कि when t इज इक्वल टू 0, यानी कि जब टाइम t 0 था
हालांकि मुझे टाइम की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब मेरे पास वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मेरे पास अब x और v है, तो टाइम को मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। when t इज इक्वल टू 0, तो उस टाइम क्या था, v जो था वो u के इक्वल था, यानी कि वेलोसिटी u थी, इनिशियल वेलोसिटी, है ना, और जो हमारा x था दूसरा वाला वेरिएबल x, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ये कितना था, ये 0 था। तो इनिशियली हम क्या मानकर चल रहे हैं कि बॉडी चली ही नहीं कुछ, इनिशियली जो है उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। तो व्हेन t इज इक्वल टू t, तब वेलोसिटी v कितना हो गया, v के इक्वल, और x कितना हो गया, ये हो गया s के इक्वल, डिस्प्लेसमेंट s के इक्वल, ये हो गया। तो अब क्या करना है, अब ये लिखेंगे, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 3, और ये कहेंगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 within these limits, तो इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dx। हाँ जी, वेरिएबल क्या है, v है, तो v की लिमिट क्या है, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, dx है, तो x की लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s, 0 और s। अब यहाँ तो dv के साथ में v लिखा हुआ है, तो ये तो कांस्टेंट नहीं है, ये तो वेरिएबल है, तो इस v को क्या लिखेंगे, v की पावर 1, और यहाँ पर x वाला कोई टर्म ही नहीं है, तो एक कांस्टेंट है, एक बाहर निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा v की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, लोअर लिमिट में u, अपर लिमिट में v इज इक्वल टू, यहाँ से a कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन dx, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s, ये क्या हो गया, v स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, और ये हो गया a। अब dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट s। अब v की जगह v डाल दीजिए, तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब v की जगह u डाल दीजिए, तो u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू a, x की जगह क्या करिए, s डाल दीजिए, माइनस फिर x की जगह 0 डाल दीजिए, ये हो गया। तो ये क्या बन गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, और ये क्या हो गया, a s, ठीक है, 2 को उधर ले जाइए, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, राइट है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। माइनस u स्क्वायर को उधर ले जाइए, ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, और अगला वाला जो है उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो वो कल कराता हूँ, और कल फिर इसके सारे न्यूमेरिकल्स भी करते हैं, आगे के जितने भी, ठीक है, आज इतना ही करते हैं। अगर आप आगे चैप्टर्स के लिए ऐसे ही नोट्स दोगे, हाँ, सारे चैप्टर्स का तो